राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। तंश अमायरा को लगातार घूर रहा था। अमायरा तो पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके होठों पर हल्के हल्के कांप रहे थे। उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए थे। तंश धीरे धीरे उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान में बेहद गहरी आवाज़ में कहता है, वाइफी। आज आवाज़ हमेशा की तरह शांत मगर अट्रैक्टिव थी। अमायरा उसने होठों को कसकर दबा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तंश उसकी इस हरकत पर अजीब तरीके से मुस्कुराता है। शॉवर का पानी सीधा अमायरा की आंखों पर गिर रहा था, जिससे वह ठीक से तंश को देख नहीं पा रही थी, वरना उसके शरीर पर लगे चोट के निशान जरूर देख पाती। तंश उसके गालों पर किस करते हुए उसके गर्दन पर एग्रेसिव होकर किस कर रहा था। उसकी गर्म जीभ अमायरा के कांपने पर मजबूर कर रही थी। तंश किसी करते हुए उसकी कमर को मसल भी रहा था। 10 मिनट बाद अमायरा को अपना शरीर टूटता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि अपने कमज़ोर शरीर के साथ उसने आज काफ़ी लड़ाई भी की थी। तंश उसे बिस्तर पर लेकर आ चुका था। दोनों पूरी तरह से एक ही चादर के अंदर थे। रूम का टेम्परेचर हाई हो गया था। तंश प्लीज़ धीरे, अमायरा थकी हुई आवाज़ में बोली। तो तंश रुक कर उसके होठों पर चूमते हुए उसके होठों को अपने होठों से सहलाते हुए मदहोश भरी आवाज़ में बोला, भाई अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम्हें डर लग रहा है। इतना कहते ही अमायरा की गोरी स्किन को देखते हुए वो और नीचे देखने लगा। अमायरा की खूबसूरती अमायरा तंश से लस्ट को जगा रही देती है। वो बैठकर अमायरा के डिज़ायर भरी नज़रों से देखने लगा। उसके हाथ अमायरा के हर अंग को टच कर रहे थे। वो जैसे अमायरा के साथ फिजिकल होने वाला था, अचानक उसकी नज़र अमायरा के हाथ पर पड़ी तो उसका चेहरा लाल हो गया। अमायरा को गोली के कारण हल्का सा कट लगा था, शायद गहरा नहीं था। तंश की आंखों में आग जलने लगी। उसे कुछ न करते देखकर मुंह बनाते हुए बोली, रुक क्यों गए? मुझे भी अब ये सब करना है। तुमने मुझे बहकाया है। तंश का सारा मूड खराब हो चुका था। उसकी आंखों में कुछ भाव नजर आए और वो जल्दी से गायब हो गया। कुछ देर बाद हमारा बाथरोब पहनकर सोफे पर तंश की गोद में बैठी हुई थी और तंश के लेफ्ट साइड सोफे पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ था। रूम का माहौल बहुत ठंडा था। हमारा का सिर झुका हुआ था। वह बार बार तिरछी नज़रों से तंश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने की कोशिश कर रही थी, जो बहुत ही सीरियस होकर उसके घाव पर दवा लगा रहा था। जैसे ही तंश कॉटन को दवा लगाकर उसके घाव पर लगाता है, अमायरा जोर से चीखते हुए कहती है, धीरे से करो ना, बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर तंश उसे घूरते लगता है। इस बार वह बड़बड़ाते हुए बहुत ही धीरे से उसके घाव पर दबा लगाता है, मगर अमायरा इस बार और जोर से चिल्लाते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम क्या करो, कितनी जोर से लगा रहे हो? क्या तुम प्यार से दवा नहीं लगा सकते? ये सुनकर तंश अपने दांत पीस लेता है, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह इस बार और भी हल्के से दवा लगाने के बारे में सोचता है। उसने कॉटन को अमायरा के घाव से छुआ भी नहीं था कि अमायरा जोर से चिल्लाई, क्या कर रहे हो? इस बार कितनी जोर से दबाया है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम ये कैसे दवा लगा रहे हो? तंश तुरंत अमायरा को गुस्से से देखता है। इस बार पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अमायरा के गालों को जोर से पकड़ लिया। उसका सिर नीचे करते हुए दांत पीस कर बोलो, ध्यान से देखो, मैंने अभी तक तुम्हारे घाव को छुआ भी नहीं है और तुम पहले ही चीखना चिल्ला रही हो। और फिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? और क्या कहा? तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एक घाव किस चीज़ का है और कब तुम्हें लगा? जब से हम आए हैं एक बार भी तुम्हें दर्द नहीं हुआ, पर जब मैं दवा लगा रहा हूँ तब तुम्हें दर्द हो रहा है। अमायरा जब देखती है कि सच में तंश उसका घाव छुआ भी नहीं था, तो वह शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लेती है, पर वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। वह तुरंत तंश को देखते हुए गुस्से से बोली, सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुमने जरूर मेरा घाव गुस्से से देखा होगा, इसलिए दर्द हो रहा है। बेचारा डर गया। तंश अमायरा को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वह उसके माथे को सहलाता है और उसके कसकर होठों को दबाता है, और वह खुद को कहने से रोक नहीं पाया, स्टूपिड। उसके बाद वह फिर से उसके घाव पर दवा लगाने लगा। अमायरा जैसे ही चिल्लाने के लिए अपने मुंह को खोलती है, तंश इस बार सच में उसका घाव दबा देता है। अमायरा इस पर सच में दर्द से जोर से चिल्लाई थी। यह देखकर तंश के होठों में सरकास्टिक स्माइल आ गई। वह नीचे झुका और अमायरा के कान पर बाइट करते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, अब पता चला दर्द कैसे होता है? अमायरा का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने अविश्वास से पूछा,
क्या तुमने मुझे दर्द देने के लिए मेरे चोट को दबाया है? तंश कोई जवाब नहीं देता और उसके बाजू को अच्छे से पट्टी कर देता है। अमायरा आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती। वह नाराज़ होकर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तंश जब यह देखता है तो वह अपना सिर झुका लेता है। अपने फर्स्ट एड बॉक्स को किनारे रख दिया और अमायरा को सोफे पर के दूसरी तरफ बैठते हुए उठ गया। उसने इस वक्त ब्लैक लोअर और ब्लैक शर्ट पहन ली थी। वह कैजुअल कपड़ों में बहुत ही हैंडसम लग रहा था, पर वह पहले से ही पतला दिख रहा था। जैसे ही वह कमरे से बाहर जाने लगा, अचानक उसका फ़ोन बजता है। उसने स्क्रीन पर जैसे ही तनिष्क का नाम देखा, उसने तुरंत कॉल रिसीव कर दिया। दूसरी तरफ से तनिष्क चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारी बेटी ने क्या किया है? क्या तुमने प्रिंसिपल सर से पूछा नहीं कि आखिर उन्होंने सभी को किंडरगार्टन क्यों बुलाया था? तनिष्क सामान्य भाव से बोला, क्यों बुलाया था? तनिष्क पहले तो चुप गया और फिर उसने पलटकर स्माइली को देखा, जो सोफे पर अपने दोनों कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए देख रही थी। उसके बाद उसकी नज़र टेबल पर पड़ी, उसकी ड्राइंग बुक पर गई। उसने सिर में दर्द होने लगा। वह अपने माथे को रगड़ते बोला, इत्तेफाक से मैं आज खुद ही बहुत गरीब समझ रहा हूँ इसके सामने। तुम अमायरा के साथ आकर देखते क्यों नहीं? हम सब घर पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ जाना। यह सब कहते वक्त उसकी आवाज़ में तंश साफ सुना जा सकता था। तंश अपनी आईब्रो उठा लेता है और अपनी आईब्रो के बीच में ही अंगूठे से सहलाता है। उसने एक नज़र मुड़कर अमायरा को देखा, जो अपने ख्वाब को देख रही थी। फिर कुछ सोचते उसने फ़ोन जेब में रखा और तुरंत उसे गोद में उठाकर वहाँ से निकल गया। अमायरा बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। उसने जब देखा कि तंश उसे गोद में ले आकर बाहर ले जा रहा है, तो वह शॉक्ड होकर बोली, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैंने बाथरोब पहन रखा है और तुम मुझे साथ लेकर जा रहे हो। तंश उसके ऊपर एक गहरी नज़र डालता है। उसके बाद उसके बाहर मौजूद गार्ड्स भी ठंडी नज़रों से देखते हैं। गार्ड्स का चेहरा नीचे झुक जाता है। किसी ने भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की थी। तंश अमायरा को लेकर कार में बैठ गया। उसने कार का पार्टीशन ऑन कर दिया। एक गार्ड जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और तुरंत वे लोग तेज़ी से वहाँ से निकल गए। कुछ देर में वे लोग तेज़ी से तंश के प्राइवेट विला पहुँच गए, जहाँ बाकी सब मौजूद थे। तंश अमायरा को गोद में लेकर वहाँ पहुँचा। नीचे का माहौल बहुत ही गंभीर था। स्माइली सोफे पे बैठी कुरकुरे खा रही थी। तंश को देखते उसने तुरंत पैकेट जय की गोद में फेंक दिया और अपने हाथों का क्या के कपड़ों से पहुँचते हुए एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बैठ गई। तंश को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वहीं अमायरा ने अपने चेहरे को छुपाया था। तंश डायरेक्ट उसे रूम में लेकर गया। कुछ देर में अमायरा अपने कपड़े बदल कर नीचे आई। उसने देखा कि तंश सोफे पर बैठा स्माइली को घूर रहा था। अमायरा को देखते जय बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, आओ मेरी प्यारी अम्मू, अब मुझे एक बात समझाओ, तुम्हारे अंदर ये जो पैसों का लालच है, ये किसके कारण आया है? तुम्हारे फादर तो इस तरह के नहीं हैं, फिर तुम्हें पैसे इतने क्यों पसंद हैं? छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें एक बहुत ही गुड न्यूज़ देता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि हम में से सबसे अमीर कौन है? उसकी मुस्कुराहट देखकर अमायरा अपनी आंखें छोटी कर लेती है, मगर फिर वह ज़्यादा नहीं सोचती और तंश के बगल में बैठकर उसके बाजू को पकड़कर घमंड से कहती है, यह भी कोई पूछने वाली बात है? मेरा हस्बैंड सबसे अमीर है। जैसे उसने कहा, हर्ष, तनिष्क और जय, यहाँ तक कि तंश भी उसे घूरने लगे। सभी की नज़रों से कुछ अजीब सा महसूस करके अमायरा अपने होठों को काटते हुए पूछती है, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, या फिर तीनों को मेरे हस्बैंड से जलन हो रही है? अचानक अमायरा को हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वह शुगर को घूरते हुए बोली, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है शुगर? मैं बोल रही हूँ अपने हस्बैंड पर कंट्रोल रखो। तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है शुगर? तुम अपने हस्बैंड पे कंट्रोल रखो। कहीं मेरे हनी और पर तनिष्क भाई की बुरी नज़र तो नहीं पड़ी, क्योंकि वह इतने अमीर हैं। शुगर अपनी हंसी को कंट्रोल करना चाहती थी, मगर उसकी हंसी रुक नहीं पाई। अंकित चुपचाप बैठी हुई थी, अंकिता, और उसके बगल में मिनी बैठी थी। मिनी भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसने बोली, तुम पागल हो अमायरा, यहाँ पर सबसे अमीर कोई नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, शायद तुम्हें पता चल जाए। अमायरा मुंह बनाते हुए तंश को तरफ देखती है। अचानक उसे कुछ याद आता है, तो वह तंश के कंधों को सहलाते हुए उसे दिलासा देती है, हनी,
बिजनेस में ये सब होता रहता है। मुझे पता है इतने महीने तक हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे। तुम मेरे गम में इतने डूब गए कि तुमने अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया होगा और तुम्हारा बिजनेस डूब गया होगा। चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी फिर से नंबर 1 आ जाओगे। मैं बिल्कुल भी तुमसे वो पैसे नहीं मांगूंगी जो तुमने मेरे कार्ड लिए थे, और ना ही वो प्रॉपर्टी जो डैडी ससुर ने मुझे 50% दी थी, वो सब तुम रख सकते हो। अमारा को तो यही समझ आया कि तंश का बिजनेस जरूर डूब रहा होगा, इसलिए वह नंबर 1 से किसी और पोजीशन पे आ गया होगा। तंश उसे चिढ़ते हुए देखता है, मगर उसने कुछ नहीं कहा। तभी जय जल्दी से एक ड्राइंग बुक अमारा की गोद में रखते हुए हंसकर बोला, तुम्हारे पति को किसने रिप्लेस किया है, तुम देखना नहीं चाहोगी? देखो। अमारा ड्राइंग बुक को देखती है। पहले तो वह कंफ्यूज थी, मगर धीरे धीरे उसकी आंखों में हैरानी नजर आने लगी। उसका पहला पेज पलटा तो उसे सबसे पहले पेज पर 3 ब्लैक कार्ड चिपके हुए दिखे। उसने पूरा पेज दूसरा पेज पलटा तो 2 और ब्लैक कार्ड थे। तीसरे पेज पर 3 सिल्वर कार्ड थे और चौथे पेज पर 2 गोल्डन कार्ड थे। अमायरा की आंखें धीरे धीरे और भी ज़्यादा हैरान नजर आने लगी। उसने जब अपने लास्ट पेज पर पलटा तो उसे लगा जैसे उसे चक्कर ही आ जाएगा, क्योंकि लास्ट पेज पर 2 प्लैटिनम कार्ड थे और एक और कार्ड था जो देखने में थोड़ा अजीब था, मगर वह कार्ड दुनिया में सिर्फ 2 थे और यह वही लोग रख सकते थे जो उस दुनिया के सबसे अमीर होते हैं। अमायरा तश को देखते बोली, तश, मुझे याद है ऐसा कार्ड तो तुम्हारे पास था ना, फिर तुमने इसे ड्राइंग कॉपी में क्यों चिपकाया है? तुम इसे वॉलेट में ही तो रख सकते हो। क्या यह कोई नया तरीका है कार्ड को रखने का, या तुम इनका फ्रेम बनाकर रूम में लगवाना चाहते हो? इस्माइली जल्दी से अमायरा की गोद में बैठते खुश होकर बोली, मम्मा, इस्माइली बहुत अमीर हो गई है। ऐसा डैडी नंबर 1, 2, 3 ने कहा है। अब इस्माइली इंडिपेंडेंट है, अपना सारा काम खुद कर सकती है। अब इस्माइली अपने चारों भाइयों का खर्च उठा सकती है। इस्माइली को खुद पर बहुत गर्व हो रहा था। अमायरा ने ड्राइंग बुक उठाते हुए हैरानी से कहा, क्या ये सब तुम्हारा है? मगर इसमें इतने सारे कार्ड क्यों हैं? इस्माइली गर्व से बोली, टीचर ने कहा था कार्ड कलेक्ट करने के लिए, तो इस्माइली ने कार्ड कलेक्ट कर लिए। उनमें से कुछ कार्ड डैडी नंबर 4 ने दिए थे जब आप नाराज़ हो गई थी। तब आपको मनाने के लिए उन्होंने इस्माइली को 2 कार्ड दिए थे। यही नहीं, पहले भी जब आप नाराज़ होती थी और आपको मनाना होता था तो डैडी इस्माइली को ले जाते थे और हर बार कार्ड देते थे। डैडी नंबर 2, 3, 1 ने भी ऐसे ही किया था। जब उन्हें इस्माइली से कोई काम होता था तो इस्माइली सबसे कार्ड लेती थी। इस्माइली को अच्छे से याद है कि मम्मा ने समझाया था कि कभी कोई काम फ्री में नहीं करते। इस तरह से हम अमीर हो सकते हैं और हमें जो चाहिए वो खरीद सकते हैं। जय इस बार खुद से गुस्से को संभालते नहीं पाया और उंगली दिखाते हुए बोला, और वो प्लैटिनम कार्ड, वो तुम्हारे पास कैसे आया? वो तो मिस्टर जिंदल का है और मेरे रूम में रखा था। उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था, मेरा खून तक सूख गया था। उन्होंने मुझे कितना ज़्यादा डांटा था, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है? इस्माइली अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। वह टेबल पर चढ़ गई और अपनी कमर पर हाथ रखते बोली, वो कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए इस्माइली ने ले लिया। जब आप ऐसे ऐसे परफ्यूम लगाते हुए चोली के पीछे क्या है गाना गा रहे थे ना, तभी इस्माइली उसे उठा ले आई। इस्माइली जय की नकल करके बता रही थी जय कैसे गाना गाते हुए परफ्यूम लगाते हुए डांस कर रहा था। जय शर्म से अपने चेहरे को इधर उधर कर लेता है। फिर इस्माइली तनिष्क को देखते हुए बोली, डैडी नंबर 2, क्या भूल गए? आपने कहा था कि इस्माइली को जो कार्ड चाहिए इस्माइली ले सकती है। आपने अपने वॉलेट को देते हुए कहा था जो चाहिए ले लो, तो इस्माइली ने कार्ड ले लिए थे। तभी तनिष्क को कब से चुप था उसे घूरते बोला, और तुम्हें मेरे कार्ड कैसे मिले? मैंने तुम्हें कभी वॉलेट से स्पेशल कार्ड नहीं दिया। इस्माइली अपने दांत दिखाते हुए बोली, जब आप सो रहे थे मम्मा ने कहा था इस्माइली आपको ना जगाए और जो चाहिए वो ले लो। अब सभी अमायरा को देख रहे थे। अमायरा को मासूम महसूस हुआ कि सभी ने उसे घेर लिया है। वह अपनी जगह खड़ी हो गई, उसका दिमाग खाली हो गया। वह हकलाते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो सिर्फ अच्छे इरादे से कहा था कि हमें किसी का काम फ्री में नहीं करना चाहिए, पर मुझे क्या पता था ये हो जाएगा। इस्माइली तभी खुश होकर तनिष्क की गोद में बैठते हुए बोली, डैडी नंबर 3, आपको पता है मम्मा रोज़ डैडी नंबर 4 के कार्ड को निकाल कर
पिंकू अंश और क्रिश को दिखाती है और कौन सा कार्ड ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा था फ्यूचर में जब दादू मिलने आएंगे तब जाते हुए दादू तीनों को कार्ड देंगे, तो उन्हें कौन सा कार्ड लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था अगर कोई पैसे दे तो मना मत करना, ये बड़ों का आशीर्वाद है। तंश गुस्से से अमायरा को देखने लगा तो अमायरा को लगा कि उसकी बेटी ही उसे जान से मरवाना चाहती है। वह जल्दी से बोली, मुझे याद आया, मुझे चोट लगी है, मुझे आराम करना चाहिए, वरना मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी। वैसे भी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गई थी, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम में नहीं दे पाई और तो मुझे दोबारा फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा। कल मैं कौन सा मुंह लेकर कॉलेज जाऊंगी। इतना कहते वह भाग गई। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया ताकि तंश अंदर ना आ पाए। फिर उसने सीने पर हाथ रखकर घबराते बोली, जब अपने ही दुश्मन बन बैठे तो यही होता है। क्या ज़रूरत थी ये बात उस राक्षस को बताने की। अब मेरे पास सिर्फ एक ही कार्ड बचा है, उसने सारे ले लिए, प्रॉपर्टी के पेपर्स भी ले लिए। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कहीं ये कार्ड भी हाथ से ना चला जाए। अमायरा निराश हो गई। वहीं तंश ठंडे भाव से दरवाजे के पास खड़े होकर गुस्से में दरवाजे को देख रहा था। तभी उसको फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर को देखकर वह तुरंत साइड हो गया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ वाले आदमी ने सीरियस होकर कहा, प्रेसिडेंट, इस चंडाल का बैकग्राउंड बहुत ही मिस्टीरियस है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस और आर्मी वाले उसको सपोर्ट में हैं। अब सभी आपको और मैडम को ढूंढ रहे हैं बदला लेने के लिए। हमने पहले ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया था, इसलिए अभी तक उन्हें आपके बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन मुझे यकीन है टीचर या वह बच्चों को धमकाकर इस बात का पता कर सकते हैं, क्योंकि इस्माइली को भी जानते हैं। तंश कॉल कट करके किसी गहरी सोच में गुम हो जाता है। उसके बाद स्टडी रूम में चला जाता है। अगले दिन अमायरा ने रात पर दरवाज़ा नहीं खोला। उसे तंश का सामना करने से डर लग रहा था। सुबह ही वह कॉलेज के लिए तैयार हो गई और कमरे में इधर उधर अपना नाखून चबाते हुए टहल रही थी। बेड पर पीका, कृष और अंश और तक्ष लेटे हुए थे। वो चारों ही जाग रहे थे। अमायरा चक्कर लगाते हुए इधर उधर जा रही थी तो वो चारों भी बार बार अपनी गर्दन घुमाते हुए उसे देख रहे थे। जब तक्ष को लगा कि उसकी गर्दन में दर्द हो रहा है तो वह तुरंत पलट गया और उसकी नज़र अंश पर पड़ी तो उसने उसके गालों को नोच लिया और उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। उसने अगले ही पल अंश जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर अमायरा हैरान होकर बेड पर पास गई और जल्दी से तक्ष को अंश से दूर करने लगी। वो तक्ष को घुटते बोली, क्यों परेशान करो अपने भाई को। तक्ष का भी मुंह रोने जैसा हो गया। अमायरा उसे शांत करने लगी। तब इस्माइली दरवाज़ा खटखटाते बोली, मम्मा, डैडी चले गए। यह सुनकर अमायरा जल्दी से दरवाज़ा खोल देती है और आसपास देखने लगती है। इस्माइली भी अंदर घुस गई और बिस्तर पर चढ़कर पीका अंश कृष के साथ खेलने लगी। शुगर भी आ गई। अमायरा को देखकर वह हंस रही थी पर उसने कुछ कहा नहीं। अपने सभी बच्चों को संभाल लिया उसने। अमायरा नीचे गई और ब्रेकफास्ट किया। अमायरा को विश्वास से पता चला तंश आज कंपनी गया है और कॉलेज नहीं आएगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई। उसने अपना बैग उठाया और कॉलेज के लिए निकल गई। विश्वास उसे कॉलेज छोड़ते ही चला गया। अमायरा खुश होकर कॉलेज के अंदर कदम रखती है। अचानक गेट के पास ही वह किसी से टकरा गई और ज़मीन पर गिरने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी कमर को पकड़ उसे थाम लिया है। अमायरा ने उस इंसान की शक्ल देखने से पहले ही उसकी नज़र उसके पीछे खड़े एक और आदमी पर पड़ी जिसकी आंखें इस वक्त लाल थीं। अमायरा घबराते हुए बोली, यह आदमी हमेशा गलत वक्त पर क्यों आता है? कहीं ये राक्षस बनकर फिर से गुस्सा करने ना लग जाए। कंटिन्यू। किसने देखा अमायरा को? कौन कौन है अब तंश के जान का दुश्मन? किसने पकड़ा है अमायरा को? जानने के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।